विपक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के लोग हर वक्त पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेरा जिस तरह से बीजेपी के नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उससे कांग्रेस सवालों के घेरे में है। वहीं राहुल गांधी भी सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। हालांकि देश के लोग मजबूती से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि बीजेपी ही देश के लिए बेस्ट है। दर्शकों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में बीजेपी की आंधी में विपक्ष उड़ जा रहा है। दरअसल गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। जिला पंचायत, तालुका और नगर पालिकाओं में भी पार्टी का दबदबा देखने को मिला और विपक्ष पूरी तरह से पीछे नजर आया। दर्शकों, आपको बता दें कि गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लगभग पूरे राज्य में अपना परचम लहरा दिया है। राज्य में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 13 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया। जबकि बीजेपी ने 34 में से 33 जिला पंचायतों में जीत हासिल की। वहीं एक जिला पंचायत पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं बीजेपी की इस जबरदस्त जीत पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि गुजरात और बीजेपी के बीच रिश्ता और मजबूत तथा अटूट हो गया है। पीएम मोदी ने इसे विकास की रणनीति पर जनता के भरोसे का प्रमाण बताया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी जनता का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत पीएम मोदी की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। वहीं डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों के पैसे का इस्तेमाल गुजरात चुनाव में किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और बीजेपी पर अपना भरोसा जताया। दर्शकों, गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता जीत को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह ये दावा कर रहे थे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है और बीजेपी काफी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन आपको गुजरात में करारी शिकस्त मिली है। गुजरात ने एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नकारते हुए बीजेपी का साथ दिया है। ऐसे में साफ है कि गुजरात में बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं आप दर्शक भी सहमत हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लिए टिकना काफी मुश्किल है, तो कमेंट में यस जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस बीच बीजेपी के दफ्तर में 28 साल से चाय पिलाते आ रहे रमेश भाई भील भी पार्षद बन गए हैं। बीजेपी दफ्तर में चाय पिलाने वाले चपरासी रमेश भाई भील महसाना में नगर निगम वार्ड 13 से जीत दर्ज कर पार्षद बने हैं। रमेश भाई बीजेपी के कार्यालय में चपरासी थे और 28 साल से सबको चाय पिलाते आ रहे थे। गुजरात निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी ने रमेश भाई पर भरोसा जताते हुए उन्हें वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी बनाया था। वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने काशी से 6,330 करोड़ रुपए से अधिक की 163 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार महिला आरक्षण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 40 साल से महिला आरक्षण लटका था और हमारी सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन पारित किया और इसे लागू करने के लिए चर्चा भी रखी, लेकिन सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने देश की महिलाओं के साथ धोखा दिया। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद जनता पर महंगाई का बोझ डालेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही स्पष्ट कर दिया है कि बुधवार को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से ये आश्वासन ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार तेल की कीमतों में इजाफा करने वाली है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में बुरी तरह फंसे कांग्रेस नेता पवन खेरा ने मानहानि और जालसाजी के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा खेरा के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं पवन खेरा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दर्शकों, राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश की नागरिकता होने का दावा सबसे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी कदम उठाने की मांग की है। वहीं इसके बाद बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने भी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं अब राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अब न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ सुनवाई करेगी। मंगलवार को ये मामला न्यायमूर्ति मनीष माथुर के समक्ष सूचीबद्ध हुआ है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट के सामने मामले में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा है। वहीं अदालत ने याची के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है। दरअसल कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी के नेता एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारत के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पहले उनकी याचिका लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत से खारिज हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के पास उन्होंने मौजूदा याचिका दाखिल की थी। इसी 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच कराने का मौखिक आदेश राज्य सरकार को दिया था। वहीं अगले ही दिन आए आदेश में अपना फैसला बदलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने इसको लेकर कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। हालांकि शिशिर ने अपने पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद नाराज होकर 20 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। याची विग्नेश शिशिर ने बताया कि इस मामले से संबंधित एक अन्य याचिका भी उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल की है। वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप जांच का विषय है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया था कि वो या तो खुद इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को ये मामला सौंप कर जांच करवाएं। वहीं न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से करा सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान याची समेत केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या 1 यानी राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता है। वहीं आदेश के मुताबिक अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नोटिस जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ओपन कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। हालांकि अपने उक्त आदेश के टाइप होने और उस पर हस्ताक्षर होने से पहले ही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने पाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने साल 2014 में दिए गए एक फैसले में कहा है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के मांग वाले प्रार्थना पत्रों के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही पोषणीय है और ऐसी याचिका पर प्रस्तावित आरोपी को नोटिस भेजा जाना आवश्यक है, जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी। वहीं अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ 7 मई को सुनवाई करेगी। दर्शकों, बीजेपी के नेता अक्सर राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां अगर प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए तो बीजेपी के लोग काफी खुश हो जाते हैं। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी हमारे लिए प्रचार कर हमें फायदा पहुंचाते हैं। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री के बाद बीजेपी
काफी खुश है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने बूते पर लड़ रही कांग्रेस पिछली बार अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी और मौसम नूर जैसे बड़े चेहरों को उतारकर फिर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों राहुल गांधी कांग्रेस कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे थे और अब जब राज्य में 29 अप्रैल को अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा है कि एक बार फिर से थैंक यू राहुल जी। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा साझा करते हुए लिखा कि एक बार फिर राहुल जी आपका धन्यवाद। यहाँ तक कि वे भी इस बात को मानते हैं कि 6,600 से ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर क्यों चली गई, जहां कुछ ही नौकरियां केवल टीएमसी के गुंडों को मिलती हैं और पूरे सिस्टम पर भ्रष्टाचार का राज्य है। गौरतलब हो कि बीजेपी ने बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को हटाने के लिए भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, महिला सुरक्षा के साथ बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को मुद्दा बनाया है। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें राहुल गांधी जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नौकरी नहीं मिलने वाली। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों और लोगों के लिए करती है, वे जनता के लिए कोई भी काम नहीं करती। दर्शकों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है, वहीं विपक्ष इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के अगुवाई वाली पार्टी भी रह चुकी है। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राहुल गांधी द्वारा टीएमसी पर निशाना साधने को प्रचार सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं इससे पहले भी पहले चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने एक्स वीडियो जारी किया था, वो भी खूब वायरल हुआ था। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने वीडियो में ये कहा था कि सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुला है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा से लड़ रही है। वहीं राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करने के बाद राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में बीजेपी को रोके, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कुणाल घोष ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी धोखा दे रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में बीजेपी को रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वहीं जहां टीएमसी उन्हें हरा रही है, वहां वे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर आकर काम करने लगे। तो देखा आपने कैसे अब राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर बीजेपी बंगाल में चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं या कांग्रेस और विपक्ष के लिए। इससे पहले बता दें कि बिहार में भी राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने गए थे, लेकिन उस यात्रा के दौरान जो हुआ, पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर जो अब शब्द कहे गए, उससे बीजेपी और एनडीए को ही बिहार में फायदा हुआ। वहीं हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले बयान को बीजेपी ने खूब बुनाया था। कुल मिलाकर देखें तो हर चुनाव से पहले राहुल गांधी बीजेपी को मुद्दा थमा देते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के साल 2011 के बेंच के आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। उनकी तैनाती दक्षिण 24 परगना जिले में हुई है, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद किला माना जाता है। वहीं बंगाल के चुनावी मैदान में उतरते ही अजय पाल शर्मा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके काम करने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी तैनाती के तुरंत बाद उन्होंने संवेदनशील इलाकों का दौरा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो सुरक्षा बलों के साथ मौके पर तैनात है। क्या है खबर, बताते आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मामला टीएमसी के नेता और उम्मीदवार जहांगीर खान से जुड़ा है। जहांगीर खान के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलते ही अजय पाल शर्मा को एक्शन में देख टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है कि 4 मई के बाद उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
उनकी ये चेतावनी हालांकि सांसद मिताली बाग पर हमले के मामले में आई है, लेकिन टीएमसी के फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा भी अजय पाल शर्मा के मामले को लेकर हमलावर है। टीएमसी ने अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा उन इलाकों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं जहां टीएमसी के समर्थकों पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि चुनाव में मतदाताओं पर दबाव की कोशिशें ना हो और चुनाव निष्पक्ष रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने सख्त रणनीति अपनाई है और कई सख्त अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात भी कर दिया है। इसी कड़ी में अजय पाल शर्मा भी दक्षिण 24 परगना का ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया। हालांकि अजय पाल को लेकर विवाद शुरू हो गया है और टीएमसी एवं समाजवादी पार्टी ने उन पर सवाल उठाए हैं। वहीं अजय पाल शर्मा को लेकर विवाद टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर को चेतावनी देने से शुरू हुआ। अजय पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वो टीएमसी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के घर पर जाकर उनके गुंडों को सख्त चेतावनी देते हुए देखा गया। दरअसल बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया ने एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अजय पाल ये कह रहे हैं कि जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कि कायदे से बार बार जो खबरें आ रही हैं उसके लोग धमका रहे हैं तो वो अभी से ही संभल जाए, वरना फिर अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना पछताना मत। वहीं पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पुलिस कर्मियों को धमकाया। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए क्योंकि चुनाव के लिए तैनात केंद्रीय बल हमेशा नहीं रहेंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों को ये साफ संदेश दिया है कि 4 मई के बाद चुनाव के लिए आए केंद्रीय बल वापस चले जाएंगे, लेकिन राज्य पुलिस को बंगाल में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सभी अधिकारियों और उनके परिवारों की जानकारी है और चुनाव के बाद उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें